Hello students and welcome to my channel Anita Shiksha, and today we will read chapter first of 7th class. And before you read, I would like to discuss about the chapter. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एक बात बता दूं कि ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा इंग्लिश टू हिंदी। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी। तो बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक ब्रीफ समरी मैं इसकी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में एक राजा है और उस राजा के 3 क्वेश्चंस हैं। उन 3 प्रश्नों के वो उत्तर ढूंढ रहा है। क्या उसको वो 3 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जिनके वो उत्तर ढूंढ रहा है? इसके लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। 3 questions. The thought came to certain king that he would never fail if he knew 3 things. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. यानी जो राजा था उसके दिमाग में एक दिन एक बात आई कि उसने सोचा कि वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता अगर उसे 3 प्रश्नों के उत्तरों का पता हो। और वो 3 प्रश्न क्या थे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कोई भी चीज़ शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। द king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब राजा जो है उसने अपने मैसेंजर्स यानी दूत, अपने दूत भेजे अपने पूरे किंगडम में। promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions, और उसने ये घोषणा करी कि जो भी इन प्रश्नों का उत्तर देगा उसे एक अच्छा अमाउंट पैसों का दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए और उन्होंने अब राजा के जो प्रश्न थे उनके उत्तर अलग अलग तरीके से दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एक सारणी बना लेनी चाहिए जिसके आधार पर वो उसको पूरी तरह से फॉलो करे स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उस सारणी के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से जब वो काम करेगा तो उसका सारा का सारा काम सही होगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बाकियों ने कहा कि अरे ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल यानी असंभव ये डिसाइड करना पहले से ही, एडवांस यानी पहले से ही, कि कौन सा समय सही होगा कोई भी काम करने के लिए। The king should notice all that was going on, avoid fooling pleasures, and अब उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि राजा को अपने ऐशो आरामों को छोड़ के, अपने बारे में कोई भी चीज़ अपनी पसंद की करने के अलावा उसको छोड़ के, एंड ही ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, उसको अपने ऐशो आराम को छोड़ के वो सब काम करने चाहिए जो उस समय पे ज़रूरी हो। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने कहा, जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, कि राजा को कुछ समझदार लोगों की, कुछ बुद्धिमान लोगों की सलाह की ज़रूरत है। काउंसिल यानी सलाह की ज़रूरत है, जो उन्हें बताएं कि किस समय पर, कैसे सही समय पर क्या काम उसको करना चाहिए। This was
बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि राजा अकेला ही, यानी एक आदमी के लिए असंभव है कि वो सही चीज़ पता लगा सके कि किस समय पे उसको कौन सा काम करना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बिना किसी की मदद से उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कार्य के लिए कौन सा समय सही है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन उनमें से ही कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनको पहले करना होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और वो काम करने के लिए राजा काउंसिल का इंतज़ार नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा समय सही है कोई चीज़ को करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। उसको पहले भविष्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ये जो भविष्य वाली जब बात आई तो उन्होंने कहा ये ऐसा तो मैजिशियंस ही कर सकते हैं, जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। तो अब राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. अब जब दूसरा प्रश्न था तो उसमें कुछ विद्वान लोगों की राय ये थी कि राजा के लिए उसके सलाहकार सबसे ज़्यादा, उसकी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। अदर्स सेड द प्रीस्ट। कुछ लोगों ने कहा नहीं, पुजारी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, डॉक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और फिर कुछ और विद्वान लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ो, राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके सैनिक होने चाहिए। तो किसी की भी राय आपस में मिली नहीं, सब ने अपनी अपनी अलग अलग तरह से राय दी। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो जो तीसरा प्रश्न था उसके उत्तर में कुछ लोगों ने विज्ञान को प्राथमिकता दी, अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने लड़ाई को, युद्ध को प्राथमिकता दी, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने कहा नहीं, धर्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने धार्मिक वर्शिप की तरफ उन्होंने राजा को कहा कि उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब जब राजा के पास सब लोगों ने अपनी अपनी सलाह पूरी तरह से दे दी तो राजा किसी की भी सलाह से संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना। तो उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया, रिवॉर्ड यानी इनाम। इंस्टेंट, हालांकि ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। तो उन्होंने डिसाइड यानी निश्चय किया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि टू सीक यानी वो पता लगाएंगे, ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? किसी हर्मिट को, किसी साधु को ढूंढेंगे जो उनको सही सलाह देगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट कहाँ रहता था? वो जो साधु था वो, उनको पता चला कि जंगलों में रहता है। वुड यानी जंगल, वैसे लकड़ी को भी वुड बोलते हैं लेकिन वुड जंगल को भी बोलते हैं। ही सॉ no one but simple people and so the king put an ordinary clothes। तो अब राजा ने सोचा कि अगर मुझे साधु के पास जाना है तो मैं इस तरह से राजा के रूप में तो वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे को एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनके सामने जाना चाहिए। तो राजा ने एक ऑर्डिनरी यानी साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड। अब साधु के पास पहुंचने से पहले, संत व्यक्ति के पास पहुंचने से पहले राजा ने अब क्या किया? साधारण कपड़े धारण किए और अपने जो घोड़ा था उसको अपने अंगरक्षक, बॉडीगार्ड यानी अंगरक्षक जो थे उनके साथ में वहीं जंगल के बाहर ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन। और वो अकेले ही उस जंगल में गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब उन्होंने जब देखा, जब वो अंदर गए तो जो साधु था वो मिट्टी में क्यारी जैसा कुछ खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा को
अभिवादन किया और वो अपनी उस खुदाई को उन्होंने चालू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और जो साधु थे वो बूढ़े भी थे और थोड़े कमज़ोर भी लग रहे थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, और वो काम करते करते उनकी सांस थोड़ी फूली। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा हर्मिट के पास गए और उन्होंने कहा, आई हैव come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions। अब राजा ने सीधा जाके उनको ये कहा कि मैं आपके पास 3 प्रश्न पूछने आया हूँ और मुझे उन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कि मैं कैसे सीखूँ कि कौन से काम को करने का कौन सा सही समय है। Who are the people I need most, और मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए जिनको मैं अपने साथ रखूं। एंड what affairs are the most important, और कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दूं। The hermit listened to the king but did not speak। अब जो साधु था उसने राजा की बात को सुना बट वो कुछ भी नहीं बोला। स्पीक यानी बोलना। He went on digging, और वो खुदाई करते ही चले गए। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place। तो जब राजा ने उनको देखा बूढ़े हो गए हैं और थोड़े कमज़ोर भी हैं और हाँफ भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप थक गए हो और आप अपनी स्पेड यानी जो खोदने की जो कस्सी होती है वो आप मुझे दे दो स्पेड को, और मैं उस जगह को आपके लिए खोद दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने अपनी खोदने वाली चीज़ उनके हाथ में पकड़ाई और वो वहाँ पे बैठ गए ग्राउंड पे। अब राजा ने क्या किया, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। 2 क्यारियाँ खोदने के बाद में राजा ने फिर अपनी बात को दोहराया, वो रुक गए, स्टॉप यानी रुक गए, एंड रिप्लाइड हिज क्वेश्चंस, और उन्होंने अपने प्रश्नों को दोबारा से रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, अब साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। अब उन्होंने क्या कहा, बिना जवाब दिए ही वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने अपना स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड यानी अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि अब ये स्पेड आप मुझे दे दो। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उन्होंने कहा कि अब आप रेस्ट करो और मुझे ये कस्सी दे दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उनको स्पेड नहीं दी और वो वहाँ पे उससे खुदाई करते रहे। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता और फिर दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे चला गया, यानी दिन आँथने लग गया, यानी दिन जो था वो अब ढलने लग गया था, सूरज अस्त होने वाला था। एंड एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so that I will return home। तो राजा ने कहा वाइस मैन से, कि बुद्धिमान व्यक्ति से, कि देखिए संत जी, मैं आपके पास में अपने क्वेश्चंस के यानी अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था और आपने अभी तक मुझे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं घर वापस चला जाऊंगा, रिटर्न होम यानी मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। तभी साधु ने कहा कि कोई भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स हिम। राजा जैसे ही मुड़ा उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach, और उसने अपने हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। From which blood was flowing, और जिसके अंदर से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted। जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया, fainted यानी बेहोश हो गया। And fell to the ground, और वो धरती पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach।
अब राजा ने और उस साधु ने मिल के जब उसके कपड़े हटाए, थोड़ा देखा, तो उन्होंने देखा, फाउंड यानी उनको दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, वुंड यानी घाव, इन हिज स्टमक, स्टमक यानी पेट, उस आदमी के पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ। राजा ने अपने रुमाल से उसको रोका और धोया बारी बारी। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो उसका जो खून बह रहा था वो गीले रुमाल से भी रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और राजा ने बारी बारी उसको उस रुमाल से उस खून को रोकने की कोशिश करी जब तक कि उसकी ब्लीडिंग यानी जो बहता हुआ खून था वो रुक ना जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग। तब वो जो व्यक्ति था वो थोड़ा ठीक फील करने लगा और उसने कुछ चीज़ मांगी, टू ड्रिंक, पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा गए और बिल्कुल ताज़ा पानी उसको लाके दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तब तक सूर्य अस्त हो चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा ने साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को उठाया और उसे झोपड़ी के अंदर, हट यानी झोपड़ी के अंदर ले जाकर लिटा दिया बिस्तर के ऊपर, ऑन द बेड। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और वो शांति से आंखें बंद करके सो गया। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और जो राजा था वो भी पूरे दिन का थक गया था क्योंकि पूरे दिन उन्होंने काम किया था, वो यात्रा भी करके आया था, तो वो भी जैसे ही ज़मीन पे लेटे उनको वहाँ पे नींद आ गई। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो उठे तो उन्हें उठते ही काफ़ी समय लगा ये याद करने के लिए कि वो कहाँ हैं, where he was, और who the strange bearded man lying on the bed was, और सामने बिस्तर पे जो घायल व्यक्ति था वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा को उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी क्योंकि वो घायल था। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मुझे ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं तुम्हारे को माफ़ करूँ, कोई बात भी नहीं हुई मेरी तुम्हारे से। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं हो, बट आई नो यू। किसने कहा ये? उस घायल आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ, एनिमी यानी दुश्मन, योर्स यानी आपका, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर, जिसने कसम खाई थी, स्वोर यानी कसम खाना, रिवेंज ऑन यू कि मैं बदला लूँगा, रिवेंज यानी बदला, यानी आपसे बदला लेकर ही रहूँगा। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी जायदाद को भी, प्रॉपर्टी को भी सीज यानी जब्त कर लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way to home. मैं जानता था कि आप साधु से मिलने जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, तो मैंने उसी समय अपना दिमाग बना लिया कि मैं अब आपको मार दूंगा जब आप वापस रास्ते में घर की तरफ जाएंगे उनसे मिलने के बाद। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन एक दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। और फिर मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला, तभी आपके बॉडीगार्ड ने मुझे, यानी अंगरक्षक ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया, और उसने मुझे वुंडेड मी यानी उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। मैं उसके पास से तो बच के निकल गया, एस्केप्ड यानी बच के निकलना,
लेकिन मैं मर जाता, आई शुड हैव डाइड, यानी मैं पक्का से मर जाता, इफ़ अगर यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स, अगर आपने मेरे घावों को मरहम पट्टी नहीं करी होती तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यानी मैंने तो आपको मारने की योजना बनाई और आपने मेरी ज़िंदगी की रक्षा करी। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, लेकिन अब जब ये जो जीवन है ये आपने मुझे दिया है तो अब मैं ये जो जीवन जीऊँगा मैं सेवा करूँगा। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और मैं आपका सबसे भरोसेमंद नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी आपकी सेवा करने के लिए ही कहूँगा। फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा बहुत खुश था कि उसने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया और उसके दिमाग में शांति भी थी अब। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसका दिल इतना जीत लिया कि वो दुश्मन अब उसका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और राजा ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि वो अब अपने नौकरों को भेजेगा उसके साथ में और एक डॉक्टर को भी भेजेगा जो उसकी देखभाल करेंगे, और ये भी उन्होंने वादा किया कि वो उसकी जायदाद भी उसको लौटा देंगे, उसकी संपत्ति भी उसको लौटा देंगे जो जब्त की हुई थी। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उस घायल आदमी को वहाँ छोड़कर राजा बाहर आए झोपड़ी से और वो साधु को देखने लगे, ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उन्होंने सोचा एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, शायद साधु मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। उन्होंने देखा कि संत आदमी जो थे वो झुक के घुटनों के बल और अपने वो जो क्यारियाँ उन्होंने खोदी थी उनके अंदर बीज यानी सीड्स जो थे वो बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। और उन्होंने कहा आखिरी बार मैं आपसे, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, आखिरी बार मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुक्ड अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। उन्होंने कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। जब साधु ने ये बात कही वो झुके हुए थे ज़मीन की तरफ, तब उन्होंने राजा की तरफ देखा, राजा वहाँ खड़े रहे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, मुझे कब मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात का क्या तात्पर्य है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट टक दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। कि अच्छा, आपको शायद ये महसूस नहीं हो रहा कि अगर कल आपने मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई होती मुझे कमज़ोर समझ के और ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती मेरे लिए तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। लेकिन अगर आप जाते तो वो जो आदमी आपको मारने आया था वो आपके ऊपर आक्रमण करता, लेकिन आपने इच्छा करी कि आप यहाँ पे रुक गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सही समय जो था, इम्पॉर्टेंट समय, मुख्य समय आपके लिए था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू माई गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस समय मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था क्योंकि आप मेरे लिए अच्छा काम कर रहे थे और वो काम सबसे इम्पॉर्टेंट था जो आप उस समय मेरे लिए कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। फिर जब वो आदमी भागता हुआ अपने पास आया, घायल व्यक्ति, तो उसका ध्यान रखना उस समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जो आपने उसका ध्यान रखा। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड। क्योंकि अगर उस समय में आप उसका ध्यान नहीं रखते, उसके घावों को भरते नहीं, उसके खून को रोकते नहीं, तो वो मर सकता था। विदाउट हैविंग मी मेड पीस विथ यू,
और वो आपसे शांति भी नहीं आपके साथ ये जो उसने समझौता किया है, जो उसके मन में जो गुस्सा था वो भी नहीं जा पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस समय वो व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट था, और वो काम उसको बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने जो उसके लिए किया वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। हमेशा याद रखो, एक ही समय जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, और वो समय है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास कोई काम करने की ताकत होती है। उसी वो ही समय, यानी जिस समय प्रेजेंट टाइम जो है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर टाइम। और वो व्यक्ति आपके लिए उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके साथ उस समय पर मौजूद है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या हो जाएगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि हम जिस व्यक्ति के साथ में हैं उसके लिए हम कुछ अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि हमें उसी कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा गया है कि हम जो काम करें सही समय पर करें, जो व्यक्ति हमारे साथ हो उसकी मदद करें और उस काम को करें जिससे कि किसी का भला हो सके। तो ये पूरे चैप्टर की समरी थी और इस चैप्टर को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। अब हम इस चैप्टर के कल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।